बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं उनका साधुवाद करती हूँ कि वो बाबूजी को याद कर रहे हैं। बाबू जगजीवन राम जी एक भारतीय राजनीति में बड़ा नाम है, तो आज की जो पीढ़ियां हैं उनसे कैसे प्रेरणा ले सकती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप उनकी सुपुत्री हैं, तो आपने बड़े नजदीकी से उनके जो है पूरे राजनीतिक करियर को देखा होगा, उनके विचारों को समझा होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी? आजकल की पीढ़ियों को उनसे बहुत प्रेरणा मिल सकती है। सबसे पहले तो वो स्वतंत्रता के लिए लड़े, और स्वतंत्रता के लिए लड़ना कोई आसान काम नहीं था, बहुत खतरनाक था। और वो तो बहुत ही साधारण परिवार से आते थे, और फिर भी वो इसमें कूद गए। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने उन्हें मना नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। और किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जेल गए हो तो माफी मांग लो। मैंने बहुत बार लोगों के बारे में सुना है कि जेल गए तो माफी मांग लो, या उनके परिवार वाले कह रहे हैं माफी मांग लो, मगर उनके परिवार में किसी ने नहीं कहा कि माफी मांग लो और जेल से आ जाओ। और जेल से आने का कोई ठिकाना नहीं था। तो वो इतना खतरा उठा करके किस लिए गए? इसलिए गए कि इस देश को आजाद करा दें। तो आज की पीढ़ी को ये सोचना चाहिए कि हमारी आजादी कितनी बहुमूल्य है, उसके लिए कितना त्याग किया गया, बलिदान दिया गया। ये तो सबसे पहली प्रेरणा है। दूसरी प्रेरणा ये है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, क्योंकि जो अंग्रेज यहाँ पर 190 वर्ष तक थे तो उन्होंने तो लूट लिया इस देश को। तो इस देश को फिर से बनाना बहुत बड़ा काम था, और बाबूजी अग्रणीय राष्ट्र निर्माता थे। तो इस देश को हर समय कैसे बनाते रहना है, एक दफा बनाने से नहीं हो जाता। हर दिन बनाना है देश को, हर दिन उसकी आजादी को कायम रखना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस देश में ऊंच नीच बहुत है, जाति को लेकर के बहुत ज्यादा ऊंच नीच है, काला गोरा रंग को लेकर के बहुत ज्यादा घृणा आपस में है, भाषा को लेकर के है, अमीरी गरीबी को लेकर के। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के यहाँ पर घृणा नहीं है। तो ऐसे समाज को एक बनाकर रखना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आज की जो ये सभा है ये इसी पर आधारित है कि सामाजिक न्याय कैसे किया जाए, क्योंकि सामाजिक अन्याय होता रहा है। तो बाबूजी उसके लिए भी लड़े। तो ये सारी प्रेरणा हमारे नई पीढ़ी को लेना चाहिए। देश की स्वतंत्रता कैसे कायम रहे, देश के का निर्माण निरंतर कैसे हम करते रहें, और कैसे हम इसमें सबको एक साथ लेकर के चले। एक और चीज है, आज की राजनीति में जिस तरीके से अलग अलग पार्टीज हैं एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करती हैं, लेकिन बाबू जगजीवन राम जी एक बड़ा नाम थे राजनीति में। तो जो भाषाई मर्यादा है, जब बाबू जगजीवन राम जी जब संबोधित करते थे या जब दूसरों पर टिप्पणी भी करनी होती थी तो बड़ी शालीनता रहती थी उनकी भाषा में। शालीनता रखना एक बहादुरी की निशानी है। जो लोग कायर होते हैं उनकी भाषा बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि वो और किसी रूप में अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ भाषा को खराब करके ही अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं। तो वीरता का बहुत बड़ा प्रमाण है भाषा पर शालीनता, अपने ऊपर संयम। आप अगर वीर हैं तो आप ही कर सकते हैं, वीर नहीं है तो ये नहीं कर सकते। कल बाबू जगजीवन राम जी की जयंती है, उसको लेकर तमाम अलग राजनीतिक दल भी हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है, और वो लगातार कहती है कि कांग्रेस ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सम्मान के लिए तो काम नहीं करते हैं, हमें तो जनता की सेवा करने के लिए काम करना है। अगर सम्मान के लिए हम काम करते होते तो बाबूजी आजादी के लिए लड़ाई क्यों लड़ते? वो हमारे पूर्वजों को तो कभी सम्मान नहीं मिला, हमारे पूर्वजों को तो हमेशा प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, अत्याचार किया गया उनके ऊपर। तो फिर हम आजादी के लिए क्यों लड़ते? इस देश की आजादी से हमें क्या मतलब था? तो हम सम्मान के लिए नहीं करते हैं। इस देश को बनाने में हमें हमारा क्या लाभ होता है? हम तो हमेशा फिर भी निचली स्तर पर रह जाते हैं, फिर भी हम बनाते हैं इस देश को। इस बात को समझना चाहिए
कि हम सम्मान के लिए नहीं करते हैं, को हम कुछ वापस हमें हासिल हो इसलिए नहीं करते हैं। हमारे अंदर वो भावना है, वो हमारे अंदर वो बड़प्पन है कि आप किसी भी तरह से हमसे पेश आइए, मगर हम आपसे के लिए हमेशा अच्छी तरह से पेश आएंगे। मैम एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने लोकसभा की जो सर्वोच्च कुर्सी थी उस पर आपने उसको पूरा लोकसभा को चलाया, अच्छे से चलाया। आज के समय में लोकसभा को देखती हैं तो क्या लगता है कि उस समय और आज के समय में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है लोकसभा? देखिए, मैं लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष रही हूँ और ये मेरी गरिमा और मेरे इस पद की शालीनता के विरुद्ध होगा कि मैं आज के स्पीकर पर या उनकी कार्यशैली पर टिप्पणी करूं। मैम आज की जो नौजवान पीढ़ी है, जिनको आज कई जगह देखा गया, चाहे नेपाल हो हर जगह जेनजी बोला जाता है, उन्होंने परिवर्तन कर दिया। हिंदुस्तान में भी जेनजी से बड़ी उम्मीदें की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जेनजी के लिए, क्या आह्वान हो? देखिए, जो नई पीढ़ी है, ये 2021 में हम लोग रह रहे हैं, उसकी सोच 2021 की है या उसकी सोच 19वीं सदी के है या 10वीं सदी के है, इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। मैं बहुत से नौजवानों से मिलती हूँ तो वो जात पात की बात करते हैं। बहुत से नौजवानों को मिलती हूँ, काला गोरा करते हैं। अरे साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने रंग भेद के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी है। आप अपने देश में, मैं 2 ऐसी बच्चियों को जानती हूँ जिन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनका रंग काला था और उनको शादी में रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। तो ये हमारे समाज की वास्तविकता है और नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवानों के होते हुए मणिपुर की घटना क्यों घट गई? नौजवानों के होते हुए इतनी सारी जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान कैसे नहीं बच पा रहा? बताइए, नौजवानों की तो यहाँ पर इम्तिहान है ना, नौजवानों को अपना इम्तिहान देना है। आप नौजवान ऐसे ही नहीं हो गए, है ना। खाली जो हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, AI बढ़ गई, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ गए। आपकी सोच कितनी आगे बढ़ी है, आप कितना भेदभाव से ऊपर उठ गए हैं। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो आप ऊपर नहीं, और फिर तो आप वृद्धों की गिनती में शामिल हो गए। मैम, आपने जात पात की बात की। अक्सर देखा गया है कि नौजवान जो है यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते हैं या किसी स्कूल में पढ़ते हैं या विश्वविद्यालय में जब रहते हैं तब उनके अंदर ये भावना नहीं होती, लेकिन जैसे ही उससे आगे बढ़ते हैं और खासतौर से राजनीति में जब वो आते हैं तो ये चीजें कहीं ना कहीं से घूम के जात पात की बात आ जाती है। और कहीं ना कहीं, चाहे हम जैसे इस समय आप लखनऊ में बैठे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही होती रही है। ये आपकी सोच जो है, थोड़ा सा इसको और विस्तृत करिए। स्कूल में मैं तो कहती हूँ जैसे वो बच्चे होते हैं वैसे ही जात पात की भावना आ जाती है, क्योंकि घर में ही उन्हें सिखाया जाता है कि जो झाड़ू लगाने वाली आ रही है ये चौके में नहीं जाएगी। ये तो बच्चा देख करके पैदा होकर के देखना शुरू कर देता है। ये तो बच्चा पैदा होकर के देखना शुरू करता है कि वो भंगी है, वो झाड़ू लगा रहा है, वो चमार है, वो जूता बना रहा है, वो छोटी जात का है। सबसे पहले तो आपकी शब्दावली ही गड़बड़ है। छोटी जात बड़ी जात क्यों कहते हैं आप? शब्दावली क्यों नहीं बदलते हैं आप? डिक्शनरी को चेंज कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? Why aren't you changing the dictionary? Why are you calling lower caste upper caste? यहीं पर आपकी मानसिकता नजर आ रही है।